घर में घुसते ही राधिका के बिगड़े बिगड़े से तेवर देख नवनीत भाप गया था कि आज जरूर कुछ हुआ है, वरना रोज मुस्कुराकर स्वागत करने वाली राधिका का चेहरा यूं उतरा हुआ ना होता। ये लो, तुम्हारी दीदी का पत्र आया है। पत्र लिए राधिका के बढ़े हुए हाथों पर सरसरी सी नज़र डालकर नवनीत बोला, रख दो, जरा कपड़े वपड़े तो बदल लूं। पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? राधिका की हैरत भरी नज़रों का मुस्कुराहट से जवाब देते हुए नवनीत बाथरूम में घुस गया। राधिका के उतरे हुए चेहरे का राज भी उस पर खुल गया था। नवनीत मन ही मन सोचकर मुस्कुरा उठा। सोच रही होगी कि आज मुझे हुआ क्या है। दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया। हर साल गर्मी की छुट्टियों में दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, परंतु विवाह के 5 वर्षों में ही शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब उनके आने को लेकर राधिका से उसकी जोरदार तकरार ना हुई हो। बेचारी दीदी जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी, राधिका के रूखे बर्ताव व उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। दीदी से नवनीत का लगाव कम होता भी तो कैसे। उस समय दीदी 10 वर्ष की ही थी जब माँ नवनीत को जन्म देते समय ही उसे छोड़ दूसरी दुनिया की ओर चल दी थी। दीदी ना होती तो मेरा क्या होता, यह सोचकर ही उसकी आंखें भर उठती। दीदी उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसी पहले थी। कैसे भूल जाता नवनीत बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को, जब कदम कदम पर दीदी ममता और प्यार की छाया बनकर उसके साथ चलती रही थी। दीदी तो विवाह भी नहीं करती, परंतु रिश्तेदारों के ताने और बेटी की बढ़ती उम्र से चिंतित पिताजी के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद नवनीत ने अपनी कसम देकर दीदी को विवाह के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विवाह के समय वह बीए में ही आया था। विवाह के बाद भी बेटे की तरह पाले भाई की तड़प दीदी के अंदर से गई नहीं थी। उसकी जरा सी खबर पाते ही दौड़ी चली आती। नवनीत भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि जीजा जी अच्छे स्वभाव के थे, दीदी की तड़प समझते थे और भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा नहीं बने थे। राधिका को भी तो दीदी ही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से नवनीत मुस्कुरा उठा। दीदी उसके विवाह की तैयारी में बावरी हो उठी थी। ऐसा भी नहीं था कि राधिका को इन बातों की जानकारी ना हो। विवाह के शुरुआती दिनों में ही सारी राम कहानी उसने सुना दी थी। विवाह के बाद जब पहली बार दीदी मायके आई थी तो राधिका भी उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी और स्वयं नवनीत तो पगला सा गया था। आखिर उसके विवाह के बाद वह पहली बार आ रही थी। वह चाहता था भाई की सुखी गृहस्थी देख वह खिल उठे। पति के ढेरों आदेश निर्देश पाकर राधिका का उत्साह कुछ कम हो गया था। वह कुछ सहम सी भी गई थी, परंतु नवनीत तो अपनी ही धुन में था। चाहे कुछ हो जाए, दीदी को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का जरा सा कर्ज तो वह उतार सके। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच राधिका कहीं खो सी गई थी। उन दोनों को अपने में ही मस्त पाकर उनके साथ बैठकर स्वयं भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती, पर नवनीत ऐसा मौका ही नहीं देता। तब वह खींचकर रसोई में घुस खाना बनाने की कोशिश में लग जाती। मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी नवनीत उस पर नाराज हो उठता। यह क्या बना दिया, पता नहीं। दीदी को पालक पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, शाही पनीर की नहीं। फिर रसोई में काम करती राधिका का हाथ पकड़कर बाहर ला खड़ा करता और कहता, आज तो दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, वे कितना अच्छा बनाती है। तब भाई बहन चुहलबाजी करते हुए रसोई में मशगूल हो जाते और राधिका बिना अपराध के ही अपराधी सी रसोई के बाहर खड़ी
उन्हें देखती रहती। दीदी जरूर कभी कभी राधिका को भी साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन नवनीत अनजाने में ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई थी। उस समय तो किसी तरह राधिका ने हालात से समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद जब भी दीदी आती वह कुछ तीखी हो उठती। सीधे दीदी से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन नवनीत के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए थे। दीदी भी शायद भाप गई थी, इसीलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था। इस बार तो पूरे 1 वर्ष बाद आ रही थी। पिछले बार उनके सामने ही राधिका ने नवनीत से इतना झगड़ा किया कि वे बेचारी 4 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने भी दिन वे रही, राधिका ने बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखा। हमेशा सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दोपहर दीदी को अकेले काम में लगा देख भनभनाता हुआ नवनीत राधिका से लड़ पड़ा था। तब वह तीखी आवाज़ में बोली थी, तुम क्या समझते हो मैं बहाना कर रही हूँ? वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है? तुम दोनों तो बातों में मशगूल हो जाओगे, फिर मैं वहाँ क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते बात तेज झगड़े का रूप ले चुकी थी। दीदी कुछ बोली नहीं, पर दूसरे ही दिन सुबह नवनीत द्वारा मिन्नतें करने के बाद भी वो अपने ससुराल चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों के संबंध सामान्य नहीं हो पाए थे। दीदी के इस तरह चले जाने के कारण वह राधिका को माफ़ नहीं कर पाया था। नवनीत की तेज नज़रों ने देख लिया था कि सभी चीज़ें दीदी की पसंद की ही बनी है। वास्तव में वह मन ही मन पूछता भी रहा था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देख अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे पिताजी ने आखिरकार एक दिन रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय उसे भी साथ ले लिया था। वे उसे समझाते हुए बोले थे, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दीदी कोई गैर नहीं है। बीच में ही बात काटते हुए नवनीत का स्वर रोष से भर उठा था। बेटा, विवाह के बाद सबसे नज़दीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है। बाकी संबंध गौण हो जाते हैं। माना कि सभी संबंधों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश है? समझाते समझाते पिताजी सवाल सा कर उठे थे। तो मैं क्या करूं? राधिका की खुशी के लिए उनसे सारे संबंध तोड़ लूं, या फिर दीदी के लिए राधिका से? नवनीत असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं कि दोनों ही मुझे कितनी प्रिय है। संबंध तोड़ने के लिए कौन कहता है? पिताजी धीरे से हंस पड़े थे, फिर गंभीर होकर बोले, यह तो तुम भी मानते ही होगे कि राधिका मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है। मेरा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारे लिए भी आदर्श पत्नी सिद्ध हुई है। फिर दीदी से ही उसका क्या दुश्मनी है? नवनीत के इस सवाल पर थोड़ी देर तक उसे गहरी नज़रों से देखने के बाद वे बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार वह भी कितनी उत्साहित थी इस सब के लिए। अगर कोई दोषी है तो वह स्वयं तुम हो। मैं? सीधे सीधे अपने को अपराधी पाकर नवनीत अचकचा उठा था। हाँ, तुम। उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो, कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो। आखिर वह तुम्हारी पत्नी है। वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते ही उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को ही नकार देते हो। पिताजी सांस लेने के लिए तनिक रुके थे। नवनीत सिर झुकाए चुप बैठा, किसी सोच में डूबा सा था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदी और तुम में इतना स्नेह है।
भाई बहन से कहीं अधिक तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब राधिका को भी इसमें शामिल कर लो। यह उसका भी घर है, उसे तय करने दो कि वह अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। विश्वास मानो, इससे तुम सबके बीच से तनाव और गलतफहमियों के बादल छट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे के अधिक पास आ जाओगे। अंदर कितनी देर लगाओगे? राधिका की आवाज़ सुनकर अतीत से बाहर निकलते हुए चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं बाथरूम में ही बैठा हूँ। झटपट नहाकर वह बाहर निकल आया। चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट उसका इंतज़ार कर रही थी। नाश्ता करने के दौरान वे खामोश ही रहा। नाश्ते के बाद जूठे कप व प्लेटें समेटती राधिका की हैरत यह देख और बढ़ गई कि नवनीत पत्र को हाथ लगाए बगैर ही एक पत्रिका पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राधिका का चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को नवनीत से मुश्किल से रोका। हाँ ठीक है। क्यों, फिर अभी तक दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा? राधिका के सवाल के जवाब में वह लापरवाही से बोला, तुमने तो पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। वे कल दोपहर की गाड़ी से आ रही है। अच्छा, कहकर वह फिर पत्रिका पढ़ने में मशगूल हो गया। कुछ देर तक राधिका वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन रविवार था और सुबह सुबह नवनीत को अखबार में खोया पाकर राधिका बहुत देर तक खामोश ना रह सकी। दीदी आने वाली है, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? पता है, अखबार में नजरें जमाए हुए वह बोला। खाक पता है। राधिका झंझला उठी थी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझलाहट पर वह खुद मुस्कुरा उठा। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद पैर पटकती हुई राधिका थैला और पर्स ले बाहर निकल गई। जब वह लौटी तो भारी थैले के साथ पसीने से तरबतर थी। नवनीत आश्चर्यचकित था। वह दीदी की पसंद की एक एक चीज़ छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए राधिका ने पूछा। तुम जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। नवनीत की बात सुन राधिका ने उसे यूं घूर कर देखा जैसे उसके सिर पर सींग उग आए हो। दोपहर से काफ़ी पहले ही वह खाना तैयार कर चुकी थी। नवनीत की तेज नज़रों ने देख लिया था कि सभी चीज़ें दीदी की पसंद की ही बनी हैं। वास्तव में वह मन ही मन पूछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से ही दीदी और राधिका इतने समय तक अजनबी बन परेशान होती रही। ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं? राधिका अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी। अपने को व्यस्त सा दिखाता नवनीत बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, ऑटो लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। बहुत देर से जमा हो रहा लावा अचानक ही फूटकर बह निकला था। पता है ना कि वे अकेली आ रही है। लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त पर, तुम भी साथ चलो। मैं? हैरत में पड़ी राधिका बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस ना होते देख आखिर राधिका ने ही हथियार डाल दिए। अच्छा उठो, मैं भी चलती हूँ। राधिका को साथ आया देख दीदी पहले तो हैरत में पड़ गई, फिर खिल उठी। शायद पिछली बार के कटु अनुभवों ने उन्हें भयभीत कर रखा था। स्टेशन पर राधिका को भी देख एक पल में सारी शंकाएं दूर हो गई। वे खुशी से पैर छूने की झुकी तो राधिका के गले से लिपट गई। नवनीत सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो वह घर में भी कभी नहीं मिली थी। किस सोच में डूब गए। दीदी का खिलखिलाता स्वर उसके कानों में पड़ी तो वह खुशी से भर गया। फिर सामान उठाकर वह आगे आगे चल दिया।
राधिका और दीदी पीछे पीछे बतियाती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी नवनीत कम बोल रहा था। राधिका ही आग्रह कर करके दीदी को खिला रही थी। हर बार राधिका के अबोलेपन की स्थिति से शायद माहौल तनाव युक्त हो उठता था। इसीलिए दीदी अब जितना सहज व खुश लग रही थी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। वे दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातों में जुटी रही। कुछ देर बाद राधिका कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ दीदी से कुछ बात करो ना। तुम हो ना, मैं कुछ देर सोऊंगा। कहते कहते नवनीत ने करवट बदलकर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में राधिका का हाथ बटाने के लिए दीदी भी रसोई में ही आ गई और नवनीत टीवी खोलकर बैठा था। नवनीत की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रसोई घर से आता दीदी का स्वर सुन नवनीत के कान चौंकने से लगे। पल भर की खामोशी के बाद राधिका का स्वर उभरा, नहीं तो आजकल ऑफिस में काम अधिक होने से ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए थोड़े खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। वैसे भी तुम्हारा साथ ज़्यादा भला लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं जिनसे यहाँ आने पर मायके का एहसास होता। पिताजी और भाई का मान दुलार था तो, पर असली मायके का एहसास तो माँ या भौजाई के प्यार और मनुहार से ही होता है। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, राधिका ने हौले से कहा। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। हमने तुम्हें अवसर ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार सिद्ध कर सको। खैर छोड़ो, इस बार जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला। दीदी का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे नवनीत का मन भी दीदी की खुशी और संतुष्टि देख राधिका के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा था। सुबह उसके उठने से पहले ही दीदी और राधिका उठकर काम के साथ साथ बातों में व्यस्त थी। रात भी नवनीत तो सो गया था। वे दोनों जाने कितनी देर तक एक साथ जागती रही थी। जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नवनीत को एक बार फिर अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। बिस्तर से उठकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? शीशे के सामने बाल संवार रहे नवनीत के हाथ अचानक राधिका को देख रुक गए। ऑफिस? दीदी आई है फिर भी? राधिका की हैरानी वाजिब थी। दीदी के लिए नवनीत पहले पूरे वर्ष की छुट्टियां बचा के रखता था। जितने भी दिन वह रहती वे उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? हम सब घूमने चलेंगे, राधिका जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार छुट्टियां बचा रहा हूँ। शरारती भरी नज़र राधिका के चेहरे पर डालता हुआ नवनीत बोला। क्यों? राधिका के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मसूरी घुमाने जा रहा हूँ। अभी छुट्टी ले लूँगा तो बाद में नहीं मिलेंगी। राधिका की आंखें भीग उठी थी। शायद वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि नवनीत के दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छिपा हुआ है। अपने को संभाल आंखें पोंछती वह लाड भरे स्वर में बोली, मसूरी जाना क्या दीदी से अधिक जरूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ले लेता हूँ, वह समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन दीदी रहेंगी तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं अकेले? राधिका घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या? उसे सुधार लेना। मुझे तुम पर विश्वास है कि मन ही मन सोचता जा रहा था नवनीत। मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ। वह नवनीत की प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही, फिर हंसकर बोली, अच्छा अब छोड़ो, चलकर कम से कम आज की पिकनिक की तैयारी कर लूँ।
दीदी पूरे 15 दिनों के लिए रुकी थी। राधिका और उनके बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। इस बार पिताजी भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रहा था, राधिका उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजा जी के बुलावे के पत्र ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी। दौड़ी दौड़ी राधिका बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजा जी के लिए कपड़े खरीद लाई थी। तरह तरह के पापड़ और अचार दीदी के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए थे। शाम की ट्रेन थी। राधिका दीदी के साथ भेजने के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाने में व्यस्त थी। नवनीत सामान पैक करती दीदी के पास आ बैठा। दीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो राधिका को लेकर? आऊँगा दीदी, जल्दी ही आऊँगा। बैठी हुई दीदी की गोद में वह सिर रख लेट गया था। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाएक ही उसकी बात सुन हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना? नवनीत बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उतनी पहले कभी नहीं रही। राधिका के होते मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता था। तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही राधिका और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन ना तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। राधिका के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे एहसास दिलाया कि भाई तो अपना होता ही है, पर भौजाई को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर अपनी ना बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। राधिका जैसी अच्छी भौजाई के होते मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। इस सब से भी बढ़कर पता है उसने क्या दिया है मुझे? क्या? मेरा मायका, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। राधिका ने मुझे वह सब दे दिया है। दीदी की आंखें बरस उठी थी। राधिका ने यह जो एहसान मुझ पर किया है, इसका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। खाना तैयार है। राधिका कब कमरे में आई पता ही न चला, लेकिन उसकी भीगी भीगी आंखें बता रही थी कि वह बहुत कुछ सुन चुकी थी। गर्व से निहारती नवनीत की आंखों में झांक कर राधिका बोली, कैसे भाई हो? पता नहीं, आज सुबह से दीदी ने कुछ खाया नहीं। चलो, खाना ठंडा हो रहा है। खाना खाने के बाद दीदी को ट्रेन में बिठा नवनीत उनका सामान व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। राधिका दीदी के साथ ही बैठी उन्हें दशहरे की छुट्टियों में आने के लिए मना रही थी। हमेशा उतरे मुंह से वापस होने वाली दीदी का चेहरा इस बार चमक रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज़ के साथ ही नवनीत ने कहा, उतरो राधिका, ट्रेन चलने वाली है। राधिका दीदी से लिपट गई। जल्दी आना और जाते ही पत्र लिखना। अब पहले तुम दोनों मेरा घर आना। भीगी आंखों के साथ दीदी मुस्कुरा रही थी। उनके नीचे उतरते ही ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। दीदी, पत्र जरूर लिखना। दोनों अपने अपने रुमाल हिला रहे थे। ट्रेन गति पकड़ स्टेशन से दूर होती जा रही थी। राधिका ने पलटकर नवनीत की तरफ देखा। नवनीत की गर्व भरी आंखों के निहारती राधिका की आंखें भी चमक उठी थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।